तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने हैं दैट इज़ अ रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन जो है दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर टिश्यूज़ इन एक्शन। तो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड रिपीटेडली। फर्स्ट क्वेश्चन है बट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलो दम टू डू दिस। अब सिंपल सी बात है, हम सीधा आंसर पे आएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी जो इन सेल को परमिशन देती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकें। तो इसमें थर्ड आंसर आएगा दे हैव थिन वॉल्स। ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनकी। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उनका लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा। सेकेंड है इफ़ अ प्लांट इज़ अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स विच टिश्यू इज़ मल फंक्शनिंग। तो आपको पता है कि फूड कौन ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ द फर्स्ट है फूड, फर्स्ट है फ्लोएम। तो हमें ये बात याद है। तो लीव में फूड फैक्ट्रीज़ हैं, लीव में फूड बनता है और वो रूट्स तक नहीं पहुंचा पा रहा। तो इसका मीनिंग कौन प्रॉब्लम में है, कौन सा टिश्यू प्रॉब्लम में है, दैट इज़ अ फ्लोएम। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाई आर द एपिथेलियल टिश्यूज दैट लाइन एन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन यूजुअली ओनली वन और फ्यू सेल्स थिक। अब जैसे एपिथेलियल टिश्यू हैं जो एनिमल की इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं, जैसे ओइसोफेगस होगी, नोज़ की इंटरनल लाइनिंग है, या आपके माउथ जो है उसकी इंटरनल लाइनिंग है। वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिंगल लाइन से बने होते हैं। तो ऐसा क्यों है? सो दैट देयर मस्ट बी क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। अब जैसे लंग्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाए सो दैट वहाँ पर जो है, इसलिए वो एपिथेलियल टिश्यू वन लेयर से बने होते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको 3.21 पिक्चर जो है उसको देखना है। देखिए यहाँ पर एक बच्ची है जो सिर्फ हाथ आगे को करके ऊपर को करके लगातार जंप कर रही है, ठीक है, पाँव के ऊपर। और यहाँ पर एक बच्ची जो है वो सिमिलर बच्ची जो है वो दूसरे तरीके से जंप कर रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट जंप है और ये नॉर्मल जंप है जिसमें नीज जो हैं वो बेंड होते हैं, एंकल बेंड होते हैं, हाथों की पोजीशन प्रॉपर होती है। तो अब इसमें दोनों जंप्स में, ठीक है, हाउ डिड योर एंकल नी एंड हिप पोजीशन डिफरेंट बिटवीन द टू जंप्स। अब इसमें दोनों जंप्स में आपकी जो एंकल की, नी की और हिप की पोजीशन जो है डिफरेंट कैसे रहेगी। इन नॉर्मल जंप द एंकल्स, नीज एंड हिप्स बेंड नेचुरली। तो एंकल जो है, ठीक है, और नीज जो हैं आपके, ठीक है, और जो हिप्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली बेंड होंगे, ठीक है। और सो दैट कि आपकी बॉडी का पूरा शॉक जो है जब आप जंप कर रहे हो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। हमारी बॉडी में एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम हमने बना हुआ है कि हम जब इस हिसाब से करते हैं कि पूरा का पूरा जो झटका है वो पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर फोर्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन स्ट्रेट लेग जंप जो होगा इसमें जॉइंट जो है वो स्टिफ रहते हैं, जॉइंट अकड़े हुए हैं, ठीक है। और जंप जो है वो लेस एफिशिएंटली जंप होगा, जो जंप होगा वो कम होगा, ठीक है। और ये अनकंफर्टेबल भी होगा जंप, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के जो जंपिंग में हेल्प कर रहे थे नीज, एंकल्स, ठीक है, और हिप्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल। तो अब नीज और एंकल को जब आप वो करते हो, बेंड करते हो, तो कौन सा आपका जॉइंट है वो पार्टिसिपेट करता है, किस तरह का जॉइंट है जो वो वहाँ पर, दैट इज़ अ हिंज जॉइंट। हिंज मीनिंग कब्जे जैसा जॉइंट जो था, ठीक है। आंसर आपने देखना है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखी है। तो अब आपने इसमें है कि ए असर्शन इज़ आल्सो ट्रू, रीज़न इज़ आल्सो ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। जो असर्शन दी जाएगी पॉइंट, आर जो है वो भी ट्रू होगा, रीजनिंग भी ट्रू होगा, और आर जो होगा वो ए की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये आएगा कि असर्शन भी राइट होगी, आर भी राइट होगी, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अब आगे है असर्शन जो है वो ट्रू होगी लेकिन रीज़न फॉल्स होगा।
असर्शन फॉल्स होगी लेकिन रीज़न ट्रू होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या असर्शन किया, क्या क्या माना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या असर्शन मानी, हमने क्या माना, स्टेटमेंट क्या है, एपिथेलियम इज़ वेल सुइटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब आपको पता है कि सिंगल लेयर एपिथेलियम मौजूद होता है लंग्स में। रीज़न, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाल सेल्स दैट स्लो डाउन द डिफ्यूज़न। अब आपको पता है कि एपिथेलियम जो है उसको सिंगल लेयर होना चाहिए और वहाँ पर प्रॉपरली गैस एक्सचेंज होनी चाहिए लंग्स में, ठीक है। लेकिन इसने रीज़न दे दिया, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाल सेल्स। तो मल्टीपल लेयर टाल सेल्स होते हैं जो कि स्लो डाउन करते हैं डिफ्यूज़न में। ऐसा नहीं है, हमें डिफ्यूज़न बहुत फास्ट चाहिए। अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या आएगा कि ये हमारा असर्शन तो सही है कि एपिथेलियम वेल सुइटेड होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, लेकिन रीज़न जो है ना कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं टाल सेल्स की, वो रीज़न हमारे लिए क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, लंग एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन स्केमस सेल्स विच अलो रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूज़न फास्ट होना चाहिए, सिंगल लेयर होती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन है, कार्डिक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। तो आपके कार्डिक मसल मीनिंग हार्ट के मसल लगातार कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट कर सकते हैं बिना किसी थकावट के। रीज़न क्या है, कार्डिक मसल सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो ये कहता है कि हार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अबंडेंट बहुत धात की बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो क्या ये सच है जो हमने मानी ऊपर स्टेटमेंट, उसका रीज़न सही है। असर्शन जो हमने स्टेटमेंट दी है वो भी ठीक है, उसका रीज़न भी ट्रू है, और आर जो है रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले की, और सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसमें अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। तीसरा असर्शन है, टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलो जॉइंट मूवमेंट। वो ये कहता है कि टेंडन जो है बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रीज़न, टेंडन्स आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कहता है कि टेंडन्स टफ कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन, और ये फोर्स को मसल से बोन की ओर प्रोवाइड कर देते हैं। पहली बात है फोर्थ का ए इज़ फॉल्स, असर्शन जो है फॉल्स है लेकिन आर इज़ ट्रू, ठीक है। हमें पता है कि जो टेंडन्स हैं वो क्या करते हैं, मसल को बोन से जोड़ते हैं, ये लेकिन ये बोल रहा है कि बोन को बोन से जोड़ते हैं। जो पहले ही हमारे पास स्टेटमेंट ही इसने गलत बोल दी, ठीक है। ऊपर वाली असर्शन गलत है लेकिन नीचे वाला रीज़न जो है ये जो है आर इज़ ट्रू, ठीक है। असर्शन गलत है लेकिन जो आर है वो हमारे पास सही है। नेक्स्ट है असर्शन, इन हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरली इन वन प्लेन। तो हिंज जॉइंट के बारे में हमें पता है कि एक ही प्लेन में क्या होती है, मूवमेंट होती है। रीज़न क्या है, द बोन एंड्स आर शेप टू अलो स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो असर्शन तो हमने मान ली लेकिन उसका रीज़न दे दिया कि बोन के एंड जो हैं वो स्लाइडिंग सभी डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए हिंज जॉइंट जो है इसकी असर्शन जो है ये तो सही है, लेकिन जो रीज़न है ना कि बोन एंड उसके शाफ्ट होते हैं और सभी साइड पे डायरेक्शन की और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये गलत है। तो इसका मीनिंग ए जो है असर्शन वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो क्या है, फॉल्स है। अब बेटा इन्होंने बोला कि एक ना आपको ग्राफ प्लॉट करना है, एज ऑफ द ट्री ऑन एक्स एक्सिस एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था ना, ठीक है। तो एक साइड पे आपने एक्स एक्सिस में क्या ले लेना है, एज ऑफ द ट्री, और बाई एक्सिस पे ले लेना आपने उसके डायमीटर को, ठीक है। मीनिंग जैसे सिंपल सी बात है भाई, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका डायमीटर भी बढ़ेगा, ठीक है। और एनुअल रिंग्स तो आपको पता ही है कितनी बन रही होंगी उसमें, ठीक है। फॉर्म्ड ओवर टाइम ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो कितनी एक्सिस, तो ये एक साइड पे आपने क्या ले लिया, यू हैव टेकन एक्स एक्सिस के साइड पे लिया एज और वाई एक्सिस पे ले लिया आपने नंबर ऑफ रिंग्स। तो देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज बढ़ी, ठीक है, उसका एनुअल रिंग्स 5 बन गई। 10 साल एज हुई 10 रिंग्स हो गई, 20 साल एज हुई
20 रिंग्स बन गई, 25 साल एज हुई 25 रिंग्स बन गई, 30 ईयर्स एज हुई तो 30 रिंग्स बन गई, 40 ईयर एज हुई तो 40 रिंग्स बन गई। तो ये आप स्ट्रेट बिल्कुल आपका ऊपर को इंक्लाइनिंग जो है इंक्लाइंड ग्राफ आएगा, ठीक है। एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। What are the relation between the diameter of the teak tree to the annual rings of formed? ये तीनों चीज़ें हमने बतानी है, ठीक है। तो which specialized tissue is responsible for the girth of the stem and where it is located? तो ऐसा है कि ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। तो लेट अस सी इट्स आंसर्स। तो सबसे पहले है कि ग्राफ को हमने ऑब्जर्व किया, तो एज द एज ऑफ द टीक ट्री इंक्रीजेस, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ तो अपलोड कर लोगे, नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे एज है टीक ट्री की वो इंक्रीज करेगी, डायमीटर ऑफ द स्टेम आल्सो इंक्रीजेस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता है, जो टीक ट्री की एज बढ़ेगी उसका डायमीटर भी बढ़ेगा। यंग ट्रीज है स्मॉलर डायमीटर, जो बिल्कुल यंग प्लांट होंगे उनका डायमीटर स्मॉलर होगा। ओल्डर ट्रीज होंगे उनका थिकर स्टेम होगी, क्योंकि उनमें कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। द इंक्रीज इन द डायमीटर अकर बिकॉज न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअसली एडेड बाय द लेटरल वेनी स्टेम। तो ये डायमीटर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नए सेल जो हैं वो लेटरल वेनी स्टेम में कंटिन्यूअसली लेटरल वेनी स्टेम के कारण ऐड हो रहे हैं। अब इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे हम कि गर्थ ऑफ द टीक ट्री इंक्रीजेज विद एज। अब हमने रिजल्ट क्या निकाला इसका कि जो मोटाई है टीक ट्री की वो बढ़ेगी एज के साथ साथ। देयरफॉर द ओल्डर ट्रीज हैव लार्जर स्टेम, तो ओल्डर ट्री की जो स्टेम होगी वो लार्जर होगी, मोटी होगी डायमीटर में दैन द यंगर ट्री के मुकाबले में। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड एनुअल रिंग्स। अब हमने ये भी बताना है कि डायमीटर और एनुअल रिंग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इंक्रीजेज विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी एनुअल रिंग्स भी बढ़ेंगे। डायमीटर आल्सो इंक्रीजेज विद एज, तो डायमीटर भी बढ़ेगा एज के साथ। रिलेशनशिप क्या रहेगी, मोर एनुअल रिंग्स, जितनी एनुअल रिंग्स ज़्यादा होंगी ग्रेटर द स्टेम डायमीटर। फ्यूअर एनुअल रिंग्स, कम एनुअल रिंग्स हैं तो स्मॉलर स्टेम डायमीटर, तो स्टेम का डायमीटर भी कम रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेम डायमीटर एंड एनुअल रिंग्स। तो जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्टेम के डायमीटर में और एनुअल रिंग्स में, जितनी एनुअल रिंग्स ज़्यादा होंगी उतना ही डायमीटर बड़ा होगा। एज एनुअल रिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे एनुअल रिंग्स बढ़ेंगी द डायमीटर ऑफ द स्टेम आल्सो इंक्रीजेज, तो डायमीटर जो है स्टेम का वो भी बढ़ेगा। तीसरी बात है लेटरल मेरिस्टेम जो है ये लोकेटेड होगी। क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्या पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन पूछा था विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड वेयर इट इज लोकेटेड। तो जो मोटाई है प्लांट की वो कैसे बढ़ेगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और कहाँ लोकेट होता है। तो सिंपल सी बात है कि लेटरल मेरिस्टेम इज अ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ। It is present along the sides circumference of the stem and roots in the dicot plant। तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसका घेरा है जो साइडों पे वहाँ मौजूद रहेंगे। फंक्शन क्या है, ये न्यू सेल प्रोवाइड करता है अंदर की ओर और प्लांट के बाहर की ओर भी, और ये सेकेंडरी ग्रोथ कोज करेगा और इससे मोटापा जो है प्लांट का, मीनिंग उसकी गर्थ जो है उसका डायमीटर और उसकी थिकनेस जो है बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ये एक हाथी महाराज है, 3.22 पिक्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट में। अब जो हाथी महाराज है ना ये घास वगैरह खा के जो है ना अब इनका जो है वो आनंद नहीं आ रहा इनको, तो इन्होंने क्या किया, एक पेड़ की शाल जो है ना उसको उखाड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसको डी वॉक कर दिया। पेड़ की शाल जो है ऊपर से छिलका उतारती है उसकी स्टेम का, ठीक है, उसकी जो, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने तो खाना खा लिया इसको, बार्क को, क्योंकि ये रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के लिए, हाथी के लिए इसमें से न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। अब ये बताओ कि जब हमने ये बार्क उतार दी ना, ठीक है, अब जब हमने इसको डी वॉक कर दिया, इस हाथी ने डी वॉक कर दिया, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय द फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डी वॉकिंग, ठीक है, तो कौन सा टिश्यू इफेक्ट होगा जब हम इसकी बार्क को उतार देंगे, ठीक है। दूसरी बात है विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनीथ द वाक
वर सेवेरली डैमेज। तो बाग के नीचे जो टिश्यू हैं अगर वो भी डैमेज हो जाएं तो कौन सा फंक्शन जो है इस प्लांट का रुक जाएगा। बट एजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। और जब आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना है ना तो ये भी बताना है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा था। हाउ वुड द आंसर चेंज इफ़ योर एजम्पशंस आर आल्सो चेंज्ड। कहता कि अगर आपकी कल्पना जो है जो एज्यूम किया है वो चेंज हो जाती है तो फिर आंसर कैसे चेंज होगा। तो लेट अस सी। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज़ हैम्पर्ड बाय डीवार्किंग। जब हम डीवार्किंग करेंगे तो उससे कौन सा फंक्शन जो है अफेक्ट होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि डीवार्किंग रिमूव द वाक। अब वाक जो होती है ना उसमें फ्लोएम होता है। अब फ्लोएम निकाल दिए तो कौन सा चीज़ नहीं पहुंचेगी, इसका मीनिंग फूड नहीं पहुंचेगा प्लांट को। Therefore, the transport of food from the leaves to the roots and other parts is affected। तो इसका मीनिंग फूड जो है ना बाकी के पार्ट्स प्लांट्स के जितने भी हैं वहाँ पर फूड नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि फ्लोएम जो है उसको किसने खा लिया, हाथी ने। फ्लोएम कहाँ मौजूद था, दैट वाज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। ग्रोथ एंड स्टोरेज ऑफ द फूड आर अफेक्टेड। तो प्लांट में जहाँ प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी और फूड जो है वो अल्टीमेटली जाके कहीं स्टोर होना था वो भी अफेक्ट होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड पैथोजन इज रिड्यूस। अब उसके ऊपर क्योंकि प्लांट जो है वो नेक्ड हो चुका है, बार्क उतर चुकी है उसकी, तो पैथोजेंस उसके ऊपर फंगस बैक्टीरिया वायरस इजीली अटैक कर देंगे। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय द फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीवार्किंग। मान लो डीवार्किंग कर दी हमने, ऊपर से हाथी महाराज ने उतार दी वार्क, तो उसके बाद कौन सा टिश्यू आता है नेक्स्ट टू दैट फ्लोएम, क्या होता है, जाइलम। तो जाइलम क्या होगा, दैट विल बी डैमेज्ड इफ डैमेज एक्सटेंड डीपर इनटू द ट्रंक। अगर डैमेज जो है वो बहुत अंदर तक हो जाती है ट्रंक में तो जाइलम जो है वो भी इंज्योर हो जाएगा। तो ओबियसली जाइलम इंज्योर होगा तो प्लांट की वाटर की सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनीथ द बार्क वाज सेवेरली डैमेज्ड। ठीक है, तो अब सेवेरली डैमेज हो गए जो फ्लोएम के नीचे टिश्यू थे, वार्क के नीचे टिश्यू थे, तो फिर क्या होगा, इफ जाइलम इज डैमेज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स विल बी स्टॉप। ठीक है, तो जाइलम किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज रूट्स एंड लीव्स की, तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। द ट्री मे ड्राई अप एंड इवेंचुअली डाई। तो ट्री जो है वो सूख जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। अब आपने एजम्पशंस कौन कौन सी मानी है। ठीक है, एजम्पशन हमने मानी कि सिर्फ अगर वाक ही रिमूव की जाए तो जाइलम अभी भी ठीक है, तो प्लांट कहीं ना कहीं जिंदा रह पाएगा। ठीक है, और अगर हम एजम्पशन मानते हैं कि बार्क जो है वो रिमूव कर दी और साथ में जाइलम भी जो है वो रिमूव कर दिया गया, तो उससे क्या होगा, बोथ फूड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड। फ्लोइंग फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी डैमेज हो जाएगा, और जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी भी डैमेज हो गया, तो सर्वाइवल जो है प्लांट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड प्लांट विल डाई। अब एक बच्ची अमरपाली उस observe that a young mango sapling stem bends flexibly during monsoon winds and does not break। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो मैंगो का छोटा सा प्लांट था ना, ठीक है, वो मानसून के दौरान अगर हवा चलती है, ओबियसली जब रेन आएगी तो हवा भी चलती है, और उसका जो प्लांट था ना उसकी स्टेम बेंड होगी लेकिन वो टूटा नहीं है ना हवा से। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट इफ द एग्जिस्टिंग टिश्यूज वाज रिप्लेस्ड बाय द स्क्लेरेंकाइमा। तो कहता है कि मान लो ये वाले जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल थे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अगर हम उनको रिप्लेस कर दें स्क्लेरेंकाइमा से तो फिर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, टिश्यू कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्लांट में, सबसे पहले तो ये याद रखिए कोलेनकाइमा। ठीक है, रीज़न क्या है, कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दस द स्टेम बेंड्स ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स विदाउट ब्रेकिंग। तो इसलिए स्टेम जो है वो बेंड कर जाती है स्ट्रॉन्ग विंड्स में बिना ब्रेक हुए। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि कोलेनकाइमा मौजूद थे। अब मान लो कोलेनकाइमा की जगह पर हम
स्क्लेरेंकाइमा लगा दें तो फिर क्या होगा? अगर स्क्लेरेंकाइमा रिप्लेस हो जाए वहाँ पर, द स्टेम वुड बिकम हार्ड। स्टेम क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी और लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगी। रिजल्ट क्या रहेगा? स्टेम में स्नैप और ब्रेक ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग विंड। सो स्टेम जो है वो चटक जाएगी, टोटली टूट जाएगी जब तेज हवा चलेगी। अब देखो बेटा, पहले सबसे पहले तो हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो ये जो है हमारे पास गन्ने की फसल बोई हुई है ना, तो ये जो गन्ना है ना, ये वाला पोर्शन है ना, इसको नोड कहते हैं, ठीक है। ये भी नोड है, ये भी नोड है, लेकिन नोड के बीच में जो जगह है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटर नोड। और एक सिंपल सी बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने गन्ना उगाना होता है ना, तो इस नोड को ना काट के, ये वाला पोर्शन ऊपर से काट देते हैं, नीचे से भी काट देते हैं, बीच में वाली जहाँ पर मैं इस वक्त कर्सर लगा रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं नोड। नोड काट के ज़मीन में लगा देते हैं, उससे पूरा का पूरा गन्ने का प्लांट लग जाता है, ठीक है जी। यही नोड जो है बाद में कंप्लीट करने में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से अब हमने देखना है, सोहन ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। शुगर कैन को क्या करना था? उसने रीजनरेट करना था, तो इसी नोड से रीजनरेट होता है। वेयर ही यूज कटिंग टू ग्रो शुगर कैन, तो ओबियसली कटिंग से शुगर कैन बनता है। ही यूज 2 टाइप्स ऑफ कटिंग्स, उसने 2 तरह की कटिंग यूज़ की। टाइप ए में क्या है? नोड है, नोड में से गन्ना नहीं प्रोड्यूस होता, क्लियर मैंने बता दिया। और टाइप बी जिसमें नोड थी, ये इंटर नोड थी, ये नोड थी, ठीक है। आफ्टर फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू द शुगर कैन। टाइप बी में से क्या था? गन्ना निकल आया, स्प्राउट छोटे छोटे निकल आए, ठीक है, पुंगर किया वो, ठीक है। लेकिन ए में ऐसा कुछ भी स्प्राउटिंग नहीं देखी। वाई वर द टाइप बी कटिंग्स एबल टू ग्रो एज अ शुगर कैन बट टाइप ए कुड नॉट? तो बी जो थी उसने तो पूरे का पूरा गन्ने का रूप ले लिया, धीरे धीरे वो गन्ने के रूप में डेवलप होनी शुरू हुई, लेकिन टाइप ए में ऐसा नहीं हुआ, पहली बात ये। बट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर टू ए, तो बी में ऐसी क्या खास चीज़ थी जो ए में नहीं थी। नेक्स्ट है, बट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर द चेंज हैड एन इफेक्ट, ठीक है। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि बट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड नो एन इफेक्ट। तो ये चेंज जो है, ये जो हमने ए और बी अलग अलग चीज़ें ली हैं, तो ये क्यों उग रहा है और ये क्यों नहीं उग रहा, ये आंसर हमने देना है। बट पैरामीटर्स शुड बी केप्ट द सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कटिंग्स। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जिनको हमने दोनों के लिए कॉमन रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए। पहली बात है, वाई डिड द टाइप बी ग्रो बट टाइप ए डिड नॉट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास कि टाइप बी ग्रो कर रहा है लेकिन टाइप ए ग्रो नहीं कर रहा, उसका हमने रीज़न खोजना है। तो सबसे पहले का रीज़न ये है कि टाइप बी जो है उसमें नोड है, ठीक है, विद इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो नोड के में क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है, ये मैंने आपको क्लियर करवाई है इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होती है, ठीक है। नाउ न्यू शूट्स डिवेल्प फ्रॉम दीज मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ना, उससे क्या है, नई स्टेम प्रोड्यूस हो जाते हैं। शूट मीनिंग नई स्टेम प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। टाइप ए लैक दिस ग्रोइंग रीजन। तो टाइप ए में जो कि इंटरनोड है उसमें हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, बट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी। तो टाइप बी में क्या डिफरेंस था? ऑब्वियसली टाइप बी में नोड थी, नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टम थे, और ए जो है हमारे पास इंटरनोड थी, उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन था, बट ऑब्जर्वेशन वाज मेड। तो ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि न्यू शूट्स जो थी, जो न्यू शुगर कैन प्लांट जो था वो ग्रो किया किस में से? बी में से, दैट इज़ अ नोडल पोर्शन। पैरामीटर दैट मस्ट मेन सेम। तो दोनों के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को कॉमन रखना है? दोनों को हमें जो है हमें सेम सॉइल प्रोड्यूस देनी है, सेम टाइप ऑफ वाटर सप्लाई देनी है, सेम तरह की सनलाइट देनी है, सेम टाइप ऑफ टेम्परेचर देना है, और सेम दोनों को ऑब्जर्वेशन के लिए सेम तरह का टाइम देना है, राइट। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो उसने बोला कि टिश्यू जो होते हैं ना, वो दीज आर द सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, उसने बोला था।
कि जो सिमिलर फंक्शन करते हैं उनको टिश्यू कहते हैं। लेकिन राजीव जो था उसने काउंटर आर्ग्यू किया और दूसरा लड़का जो था उसने आर्गूमेंट दिया कि नहीं ये सही नहीं है। इन दिस केस सिंपल टिश्यूज में तो ये ठीक है कि ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के केस में ये बात सही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग टिश्यू मिलकर काम करते हैं। तो ये कहता है कि ये जो डिस्कशन चल रही थी क्लास में उसके फेवर में आप जो है ना अपना व्यूज़ दीजिए। तो इसमें हमारा व्यू क्या रहेगा? तो बेटा ऐसा है कि रोहन की स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगी सिंपल टिश्यू के लिए। सही है कि टिश्यू विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन उनको हम टिश्यू कहते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा उनका, पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा के लिए ये बात सच होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगी ना, जो जैसे हमारे पास फ्लोएम और जाइलम है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, उसमें ये बात जो ऊपर है ना, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ये बात सही नहीं होगी क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में कई तरह के अलग अलग टिश्यूज जो है मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, है ना, ओके, तो एलिमेंट्स वगैरह थे उसमें, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि कोकोनट हस्क जो है वो फाइबर जो है मैट्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी मैट्स बनाई जा सके, रस्सियाँ बनाई जा सके। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? एक्सप्लेन व्हाई आर लिविंग पेरेंकाइमा कुड नॉट सर्व द सेम पर्पस। तो ये बताना आपको कि जो लिविंग पेरेंकाइमा वो ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो टिश्यू कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा सेल जो है उनमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, टफनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोकोनट हस्क की फाइबर स्ट्रॉन्ग एंड फाइबरस होती हैं। तो दैट्स वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग मैट्स, रोप्स एंड सो ऑन, है ना। तो पेरेंकाइमा को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि पेरेंकाइमा जो है वो थिन वॉल्ड है, सॉफ्ट है, लिविंग टिश्यू है, तो वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकता, टफनेस नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इसलिए हम उसको इस काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, विवा क्लेम्स टू हर फ्रेंड नेहा दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड शूट एपिसेस। तो उसने बोला कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो सिर्फ रूट और शूट मीनिंग रूट और स्टेम के एपेक्स पे, टिप पे होते हैं, ये उसने बोला। ठीक है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या विचार है? बट क्वेश्चन, कैन नेहा आस्क विवा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर लगता है नेहा को, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो वो विवा को क्या क्वेश्चन पूछेगी कि स्टेटमेंट में रेक्टिफिकेशन की जाए इसके। पहली बात है, आंसर है इनकरेक्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 तरह के होते हैं। इसका मीनिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ टिप के, रूट और शूट की टिप के ऊपर नहीं होते। एपाइसिस का मीनिंग एपेक्स, मीनिंग टिप के ऊपर, क्योंकि ये 3 तरह के एपिकल तो एपेक्स के ऊपर मिलेंगे, लेटरल आपको पता है कहाँ लेटरली मिलते हैं, इंटरक्लेरी जो है वो कहाँ मिलते हैं, दैट इज अ नोड के नीचे, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन जो है नेहा पूछ सकती है, इफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अकर ओनली एट रूट, कि अगर सिर्फ रूट और शूट की टिप के ऊपर ही होते हैं, है ना, तो फिर मुझे बताओ कि प्लांट की जो है थिकनेस कैसे बढ़ती है, और अगर हम घास को काट देते हैं या किसी प्लांट को काट देते हैं तो वो रीग्रो कैसे कर जाता है, उसकी ब्रांचेस कैसे फॉर्म हो जाती है ना। तो इससे फिर विवा जो है ना उसको समझ जाएगा कि नहीं भाई, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सिर्फ एपेक्स के ऊपर नहीं होते, वो लेटरल और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम में भी जो है ये टिश्यू होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज। प्लांट और एनिमल सेल का साइज सेम है। विच सेल विल हैव द लार्जर वैक्यूल? कौन सा सेल होगा जिसका वैक्यूल पढ़ा था ना आपने, है ना, किसका वैक्यूल लार्जर होगा, आपको रीजन बताना है। बट एजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट? तो कौन कौन सी एजम्पशन आप बना रहे हैं? पहली बात है कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बड़ा होगा। कारण क्या है? प्लांट सेल कंटेन लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। क्यों होगा? क्योंकि उसमें वाटर स्टोर होगा, उसने टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है, और उसने प्लांट सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होगा नहीं, अगर होगा तो टेम्परेरी होगा। कारण क्या? एजम्पशन हमने क्यों बनाई? बोथ सेल्स आर मेच्योर एंड हेल्दी, कि दोनों सेल इनफ मेच्योर हैं और हेल्दी हैं, है ना। तो नॉर्मल टिश्यू से हमने उनको लिया है, ऐसा नहीं कि वो टिश्यू डेड हो रहे हैं, है ना। इफ इमेच्योर और स्पेशलाइज सेल्स आर कंसिडर, अगर हम इमेच्योर सेल को देखेंगे तो आंसर वेरी कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है सेल जो जिसकी डेथ होने वाली हो उसमें भी ऐसा होगा, जैसे सेल इमेच्योर अभी जस्ट ग्रो कर रहा है उसमें भी ऐसा होगा कि वैक्यूल छोटा बड़ा हो सकता है ना। तो ये एजम्पशन हमें बनानी पड़ेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक है हमारे पास कि अ टेक्स्ट बुक स्टेट्स, एक टेक्स्ट बुक वो बताती है, ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन, कि एक प्लांट टिश्यू जो है उसका एक ही फंक्शन हो सकता है, एक टेक्स्ट बुक में लिखा है। बट क्वेश्चन, वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामाइन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट? तो आपको लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं है तो इसको आप क्या आर्गूमेंट करोगे, इसके लिए क्या क्या विचार दोगे अपनी? बट एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यू वुड यू टेक टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो कौन कौन से आप उसके मीनिंग उसके तर्क में आप कौन कौन सी चीज़ें बताओगे कि कौन कौन सा टिश्यू है? नहीं भाई, एक ही तरह का फंक्शन नहीं, हर टिश्यू जो है एक ही तरह का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता, वो और भी फंक्शन कर सकता है। तो ऐसा कहाँ से हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे? सबसे पहली तरह, डज पेरेंकाइमा ओनली स्टोर फूड?
तो क्या पेरेन्काइमा सिर्फ फूड को स्टोर करता है? कैन वन टिश्यू परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन? ठीक है, क्या एक ही टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? डज एपिडर्मिस ओनली प्रोटेक्ट? क्या एपिडर्मिस का काम सिर्फ प्रोटेक्शन होता है? कैन कंडक्टिंग टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट? क्या कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लोएम जाइलम है? आर देयर स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ टिश्यूज़? क्या यहाँ पर कोई स्पेशलाइज फॉर्म भी होती है टिश्यूज़ की? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोरेज, इसका मेन काम स्टोरेज होता है ना, और इसका काम है फोटोसिंथेसिस भी। क्लोरेन्काइमा जब इसके अंदर क्लोरेन्काइमा हो तो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और एरेन्काइमा जब इसके अंदर एयर हो तो ये फ्लोटिंग में भी हेल्प करता है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि टिश्यू जो है वो सिर्फ एक ही काम नहीं करता, इट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है वो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन भी है, वाटर का लॉस भी रोकना है, गैस एक्सचेंज भी करती है स्टोमेटा में। तो अब मुझे बताइए, एक फंक्शन कर रहा है, तीन, तो काफ़ी सारे फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि इट इज़ नॉट, अ टिश्यू इज नॉट परफॉर्मिंग वन फंक्शन, इट मे परफॉर्म मैनी फंक्शंस। ओके, सिमिलरली बेटा हमारे पास जाइलम है, ठीक है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल की ट्रांसपोर्ट भी करता है ना, दो फंक्शन हो गए, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, तीन फंक्शन हो गए। तो इसका मीनिंग जाइलम का एक ही काम नहीं है, टू मैनी फंक्शंस आते हैं। फ्लोएम जो है फूड की ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज भी करता है, तो इसका मीनिंग मोर देन वन फंक्शन आर देयर। तो हमने कंक्लूड क्या किया, दिस स्टेटमेंट इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। तो जो ऊपर हमने स्टेटमेंट दी थी ना, ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन, कि एक प्लांट के टिश्यू सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, वो गलत है। मैनी प्लांट टिश्यूज परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन, तो बहुत सारे टिश्यू प्लांट में ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक से ज़्यादा काम करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बेटा इसी के साथ मैंने इसमें PDF जो है वो भी आपको मैंने अपलोड कर दिया है। तो बेटा ये रहे हमारे MCQs है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बोला। तो डाउनलोड लिंक जो है ना इसी चैप्टर के जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें वो पड़ा होगा, तो इसमें आप MCQs जो हैं वो अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। काफ़ी सारे 50 के करीब करीब मैंने MCQs जो हैं इसमें डाले हैं, ठीक है। तो ये एक तो MCQs आ गए आपके 50 के आसपास, फिर ट्रू फॉल्स डाले हैं मैंने, है ना, इससे क्या आपकी रिवीजन हो जाएगी प्रॉपर। और 20 ट्रू फॉल्स है हमारे पास, 20 फिलअप्स हैं मैंने दे दिए, राइट, और असर्शन रीजनिंग 20 क्वेश्चन दे दिए। देखो बेटा अब ऐसा है कि अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, तो आपका सिलेबस भी बढ़ गया। तो सिलेबस बढ़ने से क्या है कि अगर सिलेबस बढ़ गया तो फिर पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने दे रखे हैं। अब इसके बाद असर्शन रीजनिंग भी आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट टू दैट वी हैव 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है 20, ठीक है, इसके आंसर भी दे रखे हैं मैंने। 23 मार्क्स क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। और सिमिलरली हमारे पास 10 जो है 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसको बेटा आपने ना डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रॉपरली देखिए, और ये 5 मार्क क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं इसके, ठीक है, ओके, और इसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो केस स्टडी है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। केस स्टडी जो है बेसिकली अभी हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, ओके। तो इसको अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है, हर जगह पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं, ओके। तो 4-5 लाइनें दे रखी होंगी, उसी से बेस्ड जो है आपने क्या करना है, आंसर जो है उसमें से निकालने हैं, ठीक है, ओके। तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सभी के आंसर भी मैंने दे दिए। तो इसको जितना मर्जी शेयर करिए, आप डाउनलोड करिए PDF को, जिसको मर्जी भेजिए, ठीक है। और एक बार याद रखिएगा कि बहुत मेहनत से काम किया जाता है, बहुत मेहनत से आपकी वीडियो बनती है। तो सिंपली एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कीप शेयरिंग, कीप वाचिंग, कीप कमेंटिंग, और लोगों को बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।